डन है। चलें जी, अब हम जो है हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे आके मैं पता है क्या काम कर रहा हूँ, अपनी बना रहा हूँ एक फाइल जिसका मैं नाम रख रहा हूँ सर्वर सर्वर डॉट जेएस। कुछ इस तरह से मैं जो हूँ मैं इसका नाम रखने वाला हूँ। और अगर हमें अपना सर्वर बनाना है यहाँ पे आके, तो हमने एक मॉड्यूल को देखा था जो कि बिल्ट इन मॉड्यूल है। कल ही हमने इसके ऊपर बात की थी और वो मॉड्यूल क्या था, HTTP का मॉड्यूल, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है हमारे पास, ये उसका मॉड्यूल होता है। तो वो सबसे पहले क्या काम करेंगे, उसको रिक्वायर करने वाले हैं। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा कॉस्ट HTTP जो कि मेरे वेरिएबल का नाम है, इज इक्वल टू करो रिक्वायर मेरे उसी HTTP को। कुछ इस तरह से ये जो HTTP ये मेरे जो पैकेज का नाम है, मॉड्यूल का नाम है, और ये HTTP जो है वो मेरे वेरिएबल का नाम है। डन है। जब ये काम हो चुका है, आगे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, बस इसके थ्रू अपना सर्वर जनरेट कर सकते हैं। हमें कोई मसला नहीं बनने वाला। यहाँ पे सर्वर अपना बनाते हैं। मैं करूंगा एक पोर्ट भी इसको देते हैं, क्योंकि हमें इसको एक पोर्ट देना था, किस पोर्ट पर जो है आप अपने सर्वर को चलाना चाह रहे हैं। जैसे फ्रंट एंड में वो होता था 3000 का, ठीक है। मैं करूंगा मेरा कॉस्ट पोर्ट इज इक्वल्स टू, और इसको हम लोग कर देते हैं 5000 का। जैसे अच्छा ये एक पड़ी हुई है आपकी ये, ठीक है। तो ये हमने बस उसको एक पोर्ट इनिशियलाइज करके दे दिया कि ये हमारे पास पोर्ट है। आ जाए जरा इधर। तो पोर्ट भी हमारा हो गया। अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपने उसी HTTP के मॉड्यूल को यूज करके अपना सर्वर जनरेट कर सकते हैं। किस तरह से, आ जाओ जरा इधर। मैं लिखूंगा मेरा एक वेरिएबल, मैं कहूंगा मेरा कॉस्ट मेरा सर्वर इज इक्वल टू HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल डॉट क्रिएट सर्वर के नाम से इसके अंदर एक मेथड होता है। अब उसको यूज करते हैं और वो हमसे दो पैरामीटर्स देते हैं। कौन कौन सी पैरामीटर्स, हमारी रिक्वेस्ट और कॉमा हमारा रिस्पांस। कुछ इस तरह से हमसे जो है ये चीजें मांग रहा होता है। डन है। और इसके अंदर अगर हम लोग क्या काम करते हैं, सिंपल रेस्ट डॉट एंड कर देते हैं, रेस्ट डॉट एंड करते हैं, रेस्ट डॉट एंड, और वो कर देते हैं हम लोग हेलो बैकएंड सर्वर रिस्पांस एज डेक एज मैंने किया, हेलो क्या ये इनके नाम भी होने चाहिए और इनकी जो है सीक्वेंस भी चेंज होना चाहिए। जैसे पहले आपने रिस्पांस ऐड करे फिर रिक्वेस्ट ऐड कर, ये भी होना चाहिए। ठीक है। रिक्वेस्ट पूरी लिख सकते हो या पूरा रिस्पांस लिख सकते हो या फिर रेक और रेस्ट लिख सकते हो, बट ये उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। हेलो बैकएंड सर्वर, तो हमने बस उसको एक तरह का मैसेज दे दिया और उसके बाद हमें पता है कि जब हम लोग अपना एक सर्वर बना लेते हैं, हमें अपने सर्वर को जो है लिसन भी करना होता है। ठीक है। तो हम लोग अब उसको लिसन भी कर लेते हैं। और किसी ने ज्वाइन तो नहीं किया, नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, अपने सर्वर को लिसन करेंगे। मैं लिखूंगा मेरा सर्वर डॉट लिसन करो। किस चीज के ऊपर लिसन करूंगा, मैं मेरे पोर्ट को बोलूंगा कि मेरे इस पोर्ट के ऊपर आपने लिसन करना है, मेरे सर्वर को चलाना है। मैं लिखूंगा मेरा पोर्ट कॉमा करके सिंपल यहीं पे एक मैं इसको दे सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ठीक है। कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। और ये इसको मैं एरो फंक्शन दे रहा हूँ यहाँ पे आके, और ये हो जाएगा एक ये। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करो और यहाँ पे आके मैं इसको बोलूंगा सर्वर इज लिसनिंग या जो भी है ऑन पोर्ट। तो मैं आगे करी बेसिस के अंदर अपना डाल दूंगा पोर्ट। डन है। कर सकता हूँ ऐसे में। कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हमारा कोड छोटा ही हो। ठीक है। टर्मिनल। अब हमें क्या काम करना है, अपने सर्वर को रन करना होता है। ठीक है। मैं आऊँ करें और हम लोग किस तरह से अपने सर्वर को रन करते हैं या फिर किस तरह से अपने JS के प्रोग्राम को रन करते हैं। नोड और आगे अपनी फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम क्या है, सर्वर डॉट जेएस, और एंटर करो। बोलेगा हाँ जी हेल्थ सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट 5000। ठीक है। अब सीन कुछ ये है कि जैसे मैं मेरे 5000 के ऊपर जाऊंगा ना, लोकल होस्ट कॉलन 5000, मुझे ये दिखेगा हेलो बैकएंड सर्वर। ब्राउजर के ऊपर चलो, अगर मैं आपको मेरा ब्राउजर दिखाऊं, मैं लिखूं मेरा लोकल होस्ट कॉलन 5000 हमने क्योंकि हमने पोर्ट ऐड किया, आ जाएगा हेलो बैकएंड सर्वर। कुछ इस तरह से। ठीक है। और अगर यही काम मैं पोस्टमैन के अंदर करता हूँ, आज पोस्टमैन के अंदर करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारी 4 तरह की रिक्वेस्ट होती हैं, गेट, पोस्ट, पैच और डिलीट। में ये चारों रिक्वेस्ट को यूज करते हैं। अब ये चारों रिक्वेस्ट किस काम आती हैं, ये चारों रिक्वेस्ट हमारे काम आती हैं हमारे पूरा पूरा जो क्रड है ना उसको बनाने के लिए। क्रड क्या चीज है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये हमारा क्रड होता है। अब इसके अंदर होता क्या है, आप पहले अपने एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस पे अपने एलिमेंट को क्रिएट कर सकते हो या यूजर को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद अगर आपने अपने उस यूजर को अपडेट करना है, उसके किसी डेटा को चेंज करना है, आप वो कर सकते हो। फिर आपने अगर उसको डिलीट करना है वो कर सकते हो, या सिर्फ आपने हाँ डेटाबेस से ही अगर कुछ आपने चीज डिलीट करनी तो भी कर सकते हो, या फिर अगर आपने सिर्फ रीड करना तो आप रीड भी कर सकते हो। क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये सारे काम हो सकते हैं हमारे। तो यहाँ पे जो गेट रिक्वेस्ट होती है ना, गेट रिक्वेस्ट हमारी होती है डेटा को रीड करने के लिए। थ्रेड के अंदर वो जो आर है ना वो रीड के लिए होता है, तो गेट रिक्वेस्ट हमारी डेटा को रीड करने के लिए होती है। मैं ये गेट रिक्वेस्ट लगाऊंगा, यहाँ पे आके देखो ये सारी सारी हमारे पास रिक्वेस्ट ही।
हम लोग गेट रिक्वेस्ट मारने वाले हैं फिलहाल। ये चेक करो नीचे क्या है, पोस्ट है, पुट है, पैच है, डिलीट है, सारी रिक्वेस्ट है। मैं गेट रिक्वेस्ट मार रहा हूँ और यहाँ पे आके एक रिक्वेस्ट यूआरएल, किस यूआरएल के ऊपर आपने रिक्वेस्ट मारनी है, हमारा क्या है एग्जैक्टली मैं लिखूंगा मेरा लोकल होस्ट कॉलन 5000 गेट रीड के लिए। तो ये मेरे उस रिस्पॉन्स को रीड करेगा। मैं अगर जैसे आपके करता हूँ इस चीज को सेंड, मुझे यहाँ पे रिस्पॉन्स दिखना चाहिए हेलो बैकएंड सर्वर आ रहा है, जो मुझे मेरे ब्राउजर में भी दिख रहा है, क्योंकि ब्राउजर जो है वो तो सिर्फ डेटा को रीड कर सकता है ना, वो डेटा को क्रिएट नहीं कर सकता और कोई काम नहीं कर सकता। वो सारा वो उस तरह की जो रिक्वेस्ट होंगी वो हमें यहाँ पर सेट चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। वहां पे बस मैंने आपको करके दिखा दिया कि यहाँ पे भी आप डेटा को रीड कर सकते हो, कोई मसला नहीं है हमें, ठीक है। चलें जी, जब ये काम हो गया हमारे सामने, अब आओ जरा और अब हम लोग क्या काम करते हैं, अब हम लोग जो है पैच और डिलीट होती है, ठीक है। अब हम जब हमारा सर्वर एक प्रॉपर बन चुका है, अब हम लोग क्या काम कर सकते हैं, रिक्वेस्ट चेक करते हैं यार कि रिक्वेस्ट क्या चीज होती है। और अब आप लोग का जो काम है ना, अब आप लोग आओ अपने ब्राउजर में भी, हम ब्राउजर ओपन करो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके आप नेटवर्क चेक करते हो अपने नेटवर्क को, ठीक है। इसको क्लिक करके अब अगर आप करते हो एक बार रिलोड पेज को, आप लोग चेक करोगे यहाँ पे वो हमें प्रॉपर चीजें शो करवाया, लोकल होस्ट और फेव आइकन। फेव आइकन क्या है, वो हमारा ये वाला आइकन होता है, ठीक है। फिलहाल कोई आइकन नहीं, तुमने वो लगाया नहीं, उसने वो भी हमें शो करवा दिया। लोकल होस्ट है वो हमारा 5000 के ऊपर चल रहा है, इसके ऊपर आकर अगर मैं करता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर चेक कर लो, उससे सारा हमें प्रॉपर यूआरएल बताया क्या है, http://localhost5000, ठीक है। उसके बाद उसने आगे क्या बताया, रिक्वेस्ट मेथड क्या है, गेट रिक्वेस्ट है। स्टेटस कोड क्या है, 200 का। मैंने आपको शायद बताया था कि हमारे पास स्टेटस कोड होते हैं 200 का। जो स्टेटस कोड होता है हमारे पास वो किस लिए होता है, सक्सेस के लिए। यहाँ पर हमने सक्सेसफुली डेटा को जो है रीड कर लिया, ठीक है। और आपको स्टेटस कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये मिल जाएंगे यहाँ पे आके, HTTP स्टेटस कोड अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोगों को मिल जाएंगे स्टेटस कोड्स, ठीक है। ये पढ़े होंगे यहाँ पे, क्लिक करो इस चीज को आकर, ये है। और ये उसने हमें सारे स्टेटस कोड बताया कि कौन कौन से स्टेटस कोड हमारे पास होते हैं। इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्स होते हैं अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो किसी भी चीज को, लेट्स सपोज आपने इन्फॉर्मेशन किसी को यूजर को कोई सिर्फ डेटा दिखाना हो और उस डेटा को की इन्फॉर्मेशन को यूज करके वो आगे कोई काम कर रहा है, तो आप ये उसको ये वाले रिस्पॉन्स देते हो। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स होते हैं हमारे पास हमारे 200 से लेकर 299 तक, ठीक है। आप लोग इसको यूज करोगे। रीडायरेक्शन के कौन कौन से होते हैं, इसके ऊपर हम लोग करते हैं 300 से लेकर 399 तक। अब इसको यूज कहाँ करते हो रीडायरेक्शन को, आप अक्सर अपनी एप्लीकेशन के अंदर देखते हो, जैसे आपने लॉगिन किया या रजिस्टर किया कहीं पर भी, आपको वो कहते हैं कि अपनी ईमेल चेक करो। ईमेल पर हम लोग जाते हैं, वो कहते हैं कि अब जो है सॉरी, अब जो है हम लोग क्या काम करेंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक करो, आप पहुंच जाओगे अपने उस पेज के ऊपर, या अपने डैशबोर्ड के ऊपर पहुंच जाओगे। हमें वो कुछ इस तरह का काम करता है, वो क्या काम करते हैं, हमें ईमेल से रीडायरेक्ट करता है अपने डैशबोर्ड के ऊपर। ऐसे ही है ना, वहां पे ये स्टेटस कोड यूज होता है, एग्जाम्पल मैंने एक दी है। फिर उसके बाद आता है हमारे पास क्लाइंट एरर। क्लाइंट एरर होता है अगर आपके फ्रंट एंड से कोई मसला हो, फ्रंट एंड का कोई मसला हो, तब वहां पर ये क्लाइंट 400 से लेकर 499 तक देते हो, और 500 से 599 तक होते हैं हमारे पास हमारे सर्वर के एरर्स, बैकएंड के अंदर एरर होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें देखनी है, और ये इनके स्टेटस कोड मैं आपको साथ साथ बताता हूँ कि कौन कौन से होते हैं। मेरे हम लोग क्या काम करते हैं, देखते हैं 200 का, 201 का, 400 का, 404 का, 500 का, ये हम लोग मेनली देखते हैं, ठीक है। नहीं, हम लोग खुद चेंज करते हैं, वही ना, वही तो क्लाइंट साइड एरर होता है हमारे पास, ठीक है। जब हम लोग हमें दिखता भी है, वो अगर कोई एप्लीकेशन लोड ना हो रही हो, हम लोग 404 का एरर भी दिखा देते हैं एप्लीकेशन में, तो ये वही चीज है, ठीक है। तो ये चीज तो हो चुकी है। अब आ जाओ इधर, और अब मैं इस चीज को जो है खत्म कर रहा हूँ, एंड जो किया वो मैं उसको खत्म कर रहा हूँ। अब आकर मैं कुछ ये काम करने वाला हूँ, इफ एल्स कंडीशन लगाने वाला हूँ। और इफ एल्स कंडीशन को छोड़ो, सिंपल एक कंसोल डॉट लॉग करो और रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, रिक्वेस्ट इस बार मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। इसके थ्रू हमें पता चलता है कि किस पेज के ऊपर या किस राउट के ऊपर एक रिक्वेस्ट जा रही है हमारी, कहाँ पे ये हमारी रिक्वेस्ट जा रही है। अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल किया और ये मुझे मेरे यहाँ पे कंसोल में शो करवाएगा ये चीज को, ठीक है। और मुझे पता है कि अगर मैंने अपने सर्वर में कोई भी चेंज किया, मुझे मेरे सर्वर को रिलोड करना पड़ेगा यहाँ पे आके, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा, CLS करूंगा, वापस इसको स्टार्ट करूंगा नोड मॉन, और उसके बाद नोड और सर्वर डॉट जेएस पर एंटर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब अगर मैं आकर इस पेज को एक बार बस रिलोड कर दूं ना, रिलोड किया मैंने इसको एक बार आकर, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास स्लैश, कंसोल में मेरे पास क्या चीज है, ये स्लैश।
कि यार स्लैश के ऊपर आपकी एक रिक्वेस्ट जा रही है। बाय डिफॉल्ट हमें क्या पता है कि स्लैश हमारा होम पेज होता है, ऐसी है ना, होम पेज होता है वो हमारा स्लैश होता है, तो बाय डिफॉल्ट जिन पर रिक्वेस्ट जा रही है स्लैश के ऊपर रिक्वेस्ट जाएगी, ये एक नाम बाय डिफॉल्ट वाला पेज होता है। ठीक है, इसको मैं एंड करता हूँ यहाँ पे, इसको ये करते हैं, वापस लोकल फॉरन 5000 पे चलते हैं, 3000 नहीं 5000 रखते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारे पास यहाँ पे, और ये बता रहा है वो कि ये रिक्वेस्ट लग रही है, इसके ऊपर रिक्वेस्ट लग रही है, उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, हमने दिया और चेक कर लो, तो इससे वो क्या काम करें, मेरे पेज को रिलोड ही करता जा रहा है, कोई रिस्पॉन्स है ही नहीं हमारे सामने। अगर मैं आके इधर एक रेस्ट डॉट एंड कर देता हूँ, मैं करूंगा रेस्ट डॉट एंड करो इस चीज को, और क्या, हेलो होम पेज राउट, एक मैं रैंडम मैंने मैसेज दे दिया। ठीक है, सेव करो इस चीज को, और वापस भी मेरे सर्वर को रिलोड करना पड़ेगा, cls नोड मेरा सर्वर डॉट जेएस और एंटर, ये देखो आ गया। अब यहाँ पे आओ, हेलो होम पेज आउट, क्या हुआ, यहाँ पे स्लैश के ऊपर उसने बता दिया कि स्लैश के ऊपर आप पेज आ रहा है, उससे मेरे पेज को भी खत्म करें जो बार बार रिलोड हो रहा था, क्योंकि हमने जो है एक रिक्वेस्ट जब बारी है उसका रिस्पॉन्स तो हमने दे दिया, पहले कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। फेव आइकन वो यही करवा रहा है कि इसको भी एक रिक्वेस्ट लग रही है, ये वाली। हाँ, हमने कंसोल लॉग अगर किया तो हमें ये चीज शो होगी, अगर कोई यूजर कहीं पे जाता है हमारी एप्लीकेशन के अंदर, हमें ये चीज यहाँ पर शो हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज को मैं यहाँ पे आके एंड कर रहा हूँ। हमें इस चीज का यहाँ से ये पता चला कि यार रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल करके जो है मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं एक पेज का राउट चेक कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ कि इसकी रिक्वेस्ट जा कहाँ रही है, ऐसी है ना। जरा इंस्पेक्ट करो इस चीज को आकर, इंस्पेक्ट, और इधर नेटवर्क अपना चेक कर लेना है आप लोगों ने, और इधर इसको एक बार करो रिलोड, तो ये चेक करेंगे लोकल होस्ट के ऊपर है, क्लिक करो इसके ऊपर, वही सारी चीजें आ रही हैं, स्टेटस कोड, रिक्वेस्ट मेथड, रिक्वेस्ट यूआरएल, प्रीव्यू अगर करोगे तो हमें दिखाएगा ये हेलो होम पेज। ठीक है, कि रिक्वेस्ट गई, उसका ये सारा का सारा मेरे रिस्पॉन्स मिल चुका है, यहाँ पे आके डन हो गया। तो हम लोग अब यहाँ पे आके क्या काम कर सकते हैं, अपनी लगा सकते हैं इफ एल्स कंडीशंस, कंट्रोल जी मैंने ये क्या किया, अच्छा पूरे को मैंने डिलीट कर दिया। हम लोग लगा सकते हैं अपनी इफ एल्स कंडीशंस, हम लोग बोल सकते हैं इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इज इक्वल टू स्लैश, देन आप रेस्ट डॉट एंड करो हेलो होम पेज, एल्स इफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल स्लैश अबाउट है, अबाउट पे रेंडर कर दो वहां पे जाके। मैं कुछ इस तरह का काम करने वाला हूँ, यहाँ पे आके आ जाओ जरा इधर, मैं लिखूंगा इफ एल्स कंडीशंस। बैकएंड हमें राउट्स बनाने पड़ते हैं अपने, ठीक है, उसके लिए इंपॉर्टेंट, हाँ देख वो तो फ्रंट एंड का पार्ट है ना, फ्रंट एंड में हम उस यूजर को शो करवाने के लिए, बैक एंड में हमें उसके पार्ट, फ्रंट एंड के पार्ट के साथ मैच करना पड़ता है इस बैक एंड को। ठीक है, ये वो चीज है, लाइक कह सकते हैं इस चीज को कि हमने फ्रंट एंड में जब हम रिएक्ट राउटर डॉम को यूज करते थे, तो हम क्या काम करते थे, स्लैश राउट के अंदर पाथ हम ऐड करते स्लैश का, और लिख के जाकर उसको टू देते स्लैश का। अब वो चीज हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ती है बास का। कैसे, हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो रिएक्ट राउटर डॉम है ना, इज इक्वल टू स्लैश है, बैकएंड से वहां पे आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, बैकएंड से आपने रिस्पॉन्स भेजना है वहां पे जाके, फिर हम ये चीज यूज करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली हमें फायदा होगा इस चीज का, हमें इस चीज से फायदा होगा कि हमारा जो कोड है वो मेनली बैकएंड का काम क्या है, सारे फ्रंट को बैकएंड मैनेज करता है, बैकएंड का काम तो यही है ना, तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट एंड वो भी मैनेज कर रहा होगा राउटिंग वगैरह। ठीक है, तो इफ मैं बोलूंगा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इज इक्वल टू ट्रिपल इज इक्वल टू, मैंने बताया किस लिए यूज करते हैं, ट्रिपल इज इक्वल टू किससे करते हैं, सिद्धार्थ वैल्यू, हाँ ट्रिपल इज इक्वल टू इसलिए होता है कि आप वहां पे चेक करते हो अपना डेटा टाइप भी और अपनी वैल्यू भी। डबल इज इक्वल होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वैल्यू को चेक करता है। ठीक है, ये हो गया। मैं बोलूंगा अगर रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल इज इक्वल टू है मेरे स्लैश के, स्ट्रिंग के अंदर स्लैश के ऐड कर दिया, तो आप क्या काम करो, रेस्ट डॉट एंड करो क्या, मेरा हेलो होम पेज, कुछ इस तरह से मैं कर सकता हूँ इस चीज को। ठीक है, इधर आया, इसको ये किया, ये आ जाएगा हेलो होम पेज, स्लैश के ऊपर हेलो होम पेज आ गया। अगर मैं आगे और एल्स इफ ऐड करता हूं, एल्स इफ मैं बोलूंगा इसको आकर आगे कि अगर मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल जो है वो इक्वल टू है मेरे स्लैश अबाउट के, तो आप क्या काम करोगे, तो आप मेरा रेस्ट डॉट एंड कर दोगे इसको हेलो अबाउट पेज, कर सकते हैं ऐसे, एक सर्विसेज के लिए ऐड कर रहा हूं मैं इस चीज को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इधर मैं करूंगा मेरी सर्विसेज के लिए, और हेलो कर दूंगा मैं क्या, मेरी सर्विसेज। नहीं ऐसे जरूरी नहीं होता, जरूरी कि आप फ्रंट एंड को इसके साथ लिंक करो, पर बैकएंड में राउटिंग हमें पता होनी चाहिए कि बैकएंड में किस तरह से राउटिंग होती है। ठीक है,
सर्विसेज हो गया बस इतना, और एक मैं एल्स के अंदर चला जाता हूँ। अगर ऊपर वाला कोई भी राउट मैच नहीं करता, बाय एनी चांस अगर यूजर चला जाता है किसी ऐसी रैंडम राउट के ऊपर जो कि हमने यहाँ पे ऐड ही नहीं किया हुआ, तो हम लोग क्या काम कर सकते हैं, res डॉट एंड वहां पर कर सकते हैं 404 का एरर, क्योंकि वो क्लाइंट साइड से आ रहा है, क्लाइंट साइड से वो कहीं गलत जगह पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, तो उसको 404 का एरर दे दो वहां पे जाके। इस तरह से आप लिख सकते हो उप्स, जो भी आप मैसेज लिख रहे हैं अक्सर हमें ये उप्स दिख रहा होता है, ठीक है, उप्स उप्स एक्सक्लेमेशन मार्क 404 पेज नॉट फाउंड, या जो भी इस तरह का आप मैसेज देना चाहो। सेव हो गया, और मैं जब इसके अंदर चेंज किया तो मुझे ऑब्वियस है इसको करना पड़ेगा, ये रिलोड नोड मेरा सर्वर डॉट जेएस और एंटर। तो जैसे यूजर रहेगा 5000 के ऊपर तो उसको ये मिल जाएगा हेलो होम पेज वाला राउट, यहाँ पे स्लैश ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। स्लैश ऐड नहीं हुआ क्योंकि मैंने अच्छा ये स्लैश किया res डॉट एंड, ठीक है। अब अगर मैं स्लैश अबाउट के ऊपर क्लिक करता हूँ, अगर मैं जाकर स्लैश अबाउट के ऊपर पहुंचने की कोशिश करता हूँ, एंटर, अबाउट पे जा रहा है, हेलो अबाउट पेज, और अच्छा मैंने कंसोल डॉट लॉग नहीं किया, इससे वो यहाँ पे शो नहीं करवा रहा, ठीक है। यहाँ पे वो कुछ ये चीज शो करवा रहा है मेरे पास यहाँ पे आके, ठीक है। तो जैसे मैंने स्लैश अबाउट किया, अबाउट का पेज आ रहा है, इसका चेक करो, वो नीचे रिक्वेस्ट जा रही है, नेटवर्क पे हम लोग रिक्वेस्ट को चेक कर रहे होते हैं, हेलो अबाउट पेज, प्रीव्यू इसका ये है, हेडर्स इसके ये हैं सारे ये मिली सेकंड उसकी स्पीड होती है ये मेरी, ठीक है। उसी तरह हमारे पास जो आएगा हमारा सर्विसेज, सर्विसेज सर्विसेज का पेज आ जाएगा, हेलो सर्विसेज पेज। उसके बाद अगर रैंडम कोई यूजर जाना चाहे, ये एंटर, फिर आएगा 407 पेज नॉट फाउंड, ठीक है। और इस चीज को जो है मैं थोड़ा सा बेहतर बताने के लिए मैं इनको एज एन एचटीएमएल शो करवाऊंगा यहाँ पे आके, एज एन एचटीएमएल के टैग्स, ठीक है। तो आप लोग क्या काम कर सकते हो, यहाँ पे आके आप लोग यूज करो अपनी बैकटिक्स को, बैकटिक्स, ठीक है। मैंने यूज किया मेरे बैकटिक्स, और उसके बाद इसको मैं अपने एक H1 के अंदर ऐड कर सकता हूँ, H1, ठीक है। कंट्रोल एक्स करो इस चीज को, और इसको यहाँ पे आकर पेस्ट कर दो, कंट्रोल V, डन है। मुझे मेरे सर्वर को रिलोड करना पड़ेगा, कंट्रोल C CLS नोड मेरा और सर्वर डॉट जेएस और एंटर, सर्वर एग्जिस्टिंग, और अब अगर आकर मैं इसको करता हूँ रिलोड, उप्स 404 पेज नॉट फाउंड, कुछ दिखने में बेहतर लग रहा है हमें ये, डन है। क्या दिख रहा है सबको? अब देखो कि जब हमारे पास इस तरह से हमें पता चल रही है चीजें कि हम लोग रिक्वेस्ट को चेक कर सकते हैं, उनके रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं, तो क्या हम लोग ये काम नहीं कर सकते कि बैकएंड के थ्रू पूरी की पूरी अपनी टेम्पलेट को रेंडर कर दें? कर सकते हैं ना, बैकएंड के थ्रू। लाइक हमने कल अपना एक एफएस का मॉड्यूल देखा है, एफएस का मॉड्यूल क्या काम कर रहा था, फाइल्स को रीड करता था और राइट कर सकता था, ऐसे है ना। अगर मैं अपनी कोई एचटीएमएल की एक रैंडम टेम्पलेट बनाऊं, उसको रीड करूं मैं एफएस मॉड्यूल के थ्रू, मैं उसको बोलूं कि अगर मेरा रिक्वेस्ट को यूआरएल स्लैश को करा, तो वहां पर उसको res डॉट एंड कर दूंगा, वो वाला वेरिएबल एफएस डॉट रीड वाला, होम पेज वाला, करके देखते हैं समझ में लगी, ठीक है। तो एक अपना बनाते हैं एचटीएमएल हमारी टेम्पलेट बनाते हैं, रैंडम से मैं कोई ज्यादा कंटेंट नहीं ऐड करने वाला इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि फ्रंट एंड है, बहुत हमने उस पर टाइम वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, वेस्ट तो नहीं किया लेकिन बहुत टाइम दिया उसको। टेम्पलेट और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल करो सिंपल, और कोड अपना ऐड करते हैं, ठीक है। कंट्रोल बी करो इस चीज को आके, और मैं बोल दूंगा इस चीज को मेरी टेम्पलेट या बैकएंड सर्वर, बैकएंड, और बॉडी के अंदर आके मैं करता हूं मैं एक div डॉट कंटेनर, कुछ इस तरह से, इसके अंदर आकर मैं एक पी का टैग करूंगा जिसको मैं बोलूंगा लॉरम कंटेंट और सी। उसके बाद आकर मैं क्या काम कर दूंगा, उसके बाद आकर मैं एक बटन भी ऐड कर सकता हूँ इसके अंदर जिसको मैं बोलूंगा क्लिक, जो भी है, ये सारी मैंने चीजें ऐड कर दी हैं। तो अब मैं क्या काम करने वाला हूँ, अब मैं इस HTML की फाइल को जो है रीड करने जा रहा हूँ, यहाँ पे आके हमें पता है रीड कर सकते हैं एक मॉड्यूल के थ्रू, एफएस का मॉड्यूल है हमारे सामने आके, ठीक है। इधर आओ, अच्छा ये जो है ना, ये प्योर मैं यूज कर रहा हूँ, प्योर नोड.js, एक्सप्रेस अभी हमने स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। प्योर नोड.js के जरिए ये काम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट एक्सप्रेस के जरिए ये इजी होता है। और एक और चीज, एफएस मॉड्यूल का आप लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोग क्या क्या काम कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। मैं करूंगा मेरा कॉन्स्ट एफएस, और एफएस नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट उसके अंदर की चीजों को एक्सेस करने की कोशिश करूंगा। रीड फाइल सिंक वाला यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। रीड फाइल सिंक करो इज इक्वल टू रिक्वायर करो, कहां से, एफएस से कर सकते हैं ऐसे, प्योर नोड जिसमें काम आता है, एक्सप्रेस के अंदर वो खुद ही काम कर रहा होता है हमारा, ठीक है। ये हो गया रीड फाइल सिंक, हमने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब क्या हम लोग ये काम कर सकते हैं, अपना एक वेरिएबल बना दे कॉन्स्ट करके होम पेज रैंडम होम इज इक्वल टू, करो मेरा ये जो रीड फाइल सिंक है, हमें पता है कितने पैरामीटर लेते हैं हमसे,
दो लेता है। पहला पैरामीटर इसका होता है आपकी फाइल की टाइप जो आप रीड करना चाहते हो। मेरी फाइल की टाइप है जो उसका पाथ है डॉट स्लैश टेम्पलेट के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। तो मैं कहूंगा डॉट स्लैश मेरी टेम्पलेट करो, उसके अंदर स्लैश मेरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। एक हो गया इसका। सेकंड पैरामीटर क्या होता है इसका? एग्जैक्टली UTF-8, इसकी कोडिंग की टाइप डन है। तो देख लो मैंने अपना एक वेरिएबल तो बना ही दिया यहाँ पे आके, इस वेरिएबल के अंदर सारी चीज स्टोर हो चुकी है। क्या मैं ये काम नहीं कर सकता? अगर मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल स्लैश पे है तो रेस्ट डॉट एंड कर दो, सिंपल मेरा वो ऊपर वाला वेरिएबल हो, बस डायनामिक हो गया। ये कर सकते हैं ऐसे। पहले मैं एक स्टैटिक टेक्स्ट दे रहा था उसको, अब मैंने ये काम कर दिया। सर्वर रिलोड करते हैं और जरा चेक करते हैं। नोड मेरा सर्वर डॉट जेएस और एंटर, इधर आओ और स्लैश के ऊपर जाना है हमने और एंटर आ गया भाई। वही काम उससे किया हम लोग यहाँ पे आके कर सकते हैं। और अब जरा चेक करो यहाँ पे आके हमें वो प्रॉपर बताएगा कि इसकी रिक्वेस्ट काम है, उसका रिस्पांस क्या है हमारे सामने। लोकल होस्ट के ऊपर गए, ये उसने बताया सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, 200 के ऊपर की गेट रिक्वेस्ट लग रही है। प्रीव्यू में ये आया इसका बन के प्रीव्यू। रिस्पांस में उसने हमें ये बताया कि यार ये इश्यू आपकी रेंडर होने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या काम कर सकते हो और प्रॉपर सेटिंग कर सकते हो, पूरी टेम्पलेट बना सकते हो बैकएंड के थ्रू जो रेंडर हो रही है। फ्रंटएंड में रिएक्ट में ना जाओ, बैकएंड में आप इस तरह से काम कर सकते हो। लेकिन ये चीज चेक करो कितना मसला है, कितना कोड हमारा लंबा हो जाएगा। ये मुश्किल है, कोड हमारा इस तरह से मुश्किल हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। स्लैश के ऊपर मैंने मुझे डिफरेंट आउट बनाने पड़ेंगे। लेट्स सपोज 15-20 पेजेस है मेरी एप्लीकेशन के, मुझे 15-20 इफ एल्स कंडीशन लगानी पड़ेंगी अपनी, ऐसी है ना। तो इसलिए ये मसला है। इसी काम को करने का अच्छा तरीका एक्सप्रेस के अंदर पड़ा हुआ है अपने पास। हम लोग ये काम एक्सप्रेस के थ्रू भी करने वाले आगे जाके करेंगे। पहले प्योर नोड जेएस को थोड़ा सा देख लो, ज्यादा टाइम इसके ऊपर नहीं। नेटफ्लिक्स में हम एक्सप्रेस स्टार्ट कर देंगे अपना, क्योंकि नोड जेएस और एक्सप्रेस एक साथ ही काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये इतना सा काम हमारा बन गया, कोई मसला याद का किसी को क्लियर है। आगे आके जाके आप लोग क्या काम कर सकते हो, अपनी सीएसएस की भी फाइल्स को रीड कर सकते हो। यहाँ पे आके मैं अगर अपनी सीएसएस की फाइल को ऐड करता हूँ, स्टाइल और सीएसएस करो, और इसके अंदर मैं क्या काम करता हूँ, इसको एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। किसको? मैं बैकग्राउंड कलर देता हूँ डॉट कंटेनर में ऐसी एक बनाई हुई है ना, इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं हम लोग क्या, येलो टाइप का या ब्राउन देते हैं। वो यूजर का आईपी एड्रेस कौन सा? क्लाइंट का आईपी एड्रेस ये मैंने बताया तो नहीं, मेरा ख्याल है ओएस मॉड्यूल में नहीं, आईपी एड्रेस से मैंने नहीं बताया था, मैंने उसकी यूजर की डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन का बताया था, और उसके लिए एक आईपी का एड्रेस होता है। आईपी के लिए उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, वो कल नहीं आपने पिछले हाँ शायद मैंने कल नहीं बताया इस चीज का। ठीक है, अच्छा ये जो चीज है हमारे पास, बैकग्राउंड कलर देते हैं इसको, इसका कलर मैं दे रहा हूँ व्हाइट, और ऑब्वियसली मुझे इसको लिंक करना पड़ेगा index.html के साथ जाकर। कंट्रोल पी इसको बंद करो, और मैं इधर आऊंगा और मैं इसको बोल दूंगा लिंक करो css.css, यही बात है इसका। डन है। अच्छा अब आप लोग ये चीज आप लोग चेक करनी है, इसको अगर मैं ये करता हूँ और इसको नोट करके server.js दोबारा करता हूँ, मेरी सीएसएस के ऊपर आकर अप्लाई नहीं हुई होगी, नहीं हुई सीएसएस। ठीक है, भले ही मैंने उसको अपनी HTML के साथ जाकर लिंक तो कर दिया है, बट मेरी सीएसएस अप्लाई नहीं होगी इसके ऊपर आकर। क्यों अप्लाई नहीं होगी? वो दिखा रहा है मुझे यहाँ पे कि आप एक स्टाइल शीट लगी हुई इसके साथ कनेक्टेड है, बट वो कह रहा है पेज नॉट फाउंड इसका भी। ठीक है, अब ये क्यों कह रहा है वो हमें पेज नॉट फाउंड, ये जैसा अक्सर आ रहा है हमारे पास। अब ये क्यों कह रहा है वो हमें? अगर हमें कोई भी अपने जो है स्ट्रक्चर को कोई भी अपनी उसकी फाइल जो है रीड करनी है ना, हमें उसका एक सेपरेट राउट बनाना पड़ेगा यहाँ पे आके, एक सेपरेट इफ एल्स कंडीशन। अगर मुझे मेरी सीएसएस को रीड करना है ना, सीएसएस को इसके साथ कनेक्ट करना है, मैं वो भी इसके साथ ऐड करूंगा। इस तरह से मैं एक और यहाँ पे आके अपना वेरिएबल बनाऊंगा स्टाइल शीट के लिए। कॉस्ट स्टाइल इज इक्वल टू रीड फाइल सिंक, दोबारा से करो, और इसका उसका पाथ क्या है, डॉट स्लैश टेम्पलेट के अंदर ही स्लैश स्टाइल डॉट सीएसएस और कॉमा करके UTF-8। डन है, ये कर लो, डन हो गया। जब ये हो गया, अब आ जाओ इधर और आप अपनी एक और एल्स इफ की कंडीशन ऐड करोगे आप लोग। मैं बोलूंगा एल्स इफ एक और इस बार जो है रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल जो है वो इज इक्वल टू है मेरे स्लैश स्टाइल डॉट सीएसएस के, क्योंकि उसका पाथ यही है, सेम फोल्डर है ना उसका पाथ, आपने उसका पाथ देना होता है यहाँ पे आके। स्टाइल डॉट सीएसएस के अगर इक्वल है, आप क्या काम करो, रेस्ट डॉट एंड वहां पे कर दोगे, क्या करोगे, स्टाइल जो हमारे वेरिएबल का नाम है, कुछ इस तरह से। वापस आके मुझे इसको रिलोड करना पड़ेगा, CLS नोड सर्वर और एंटर, और अब अगर आके मैं करता हूँ इसको रिलोड, अब अप्लाई हो जाएगा।
ऑब्वियसली प्योर नोड.js के मैं आपको इसके फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, सारे के सारे प्योर नोड.js में किस तरह से काम हो रहा होता है हमारा, ठीक है। बट आप लोगों को ये चीज करने की जरूरत नहीं, बस पता हो कि किस तरह से रिक्वेस्ट लग रही है। प्योर नोड.js में करा किस दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट हो रहा प्रॉपर रिक्वेस्ट और रिस्पांस दिखाने के लिए। एक्सप्रेस जो है ना उसके अंदर बिल्ट इन होती है सारी सारी चीजें, HTTP का मॉड्यूल है वो भी उसके अंदर बिल्ट इन है, हमें लगाने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे इंपोर्ट भी नहीं करने की जरूरत होगी हमें, सिर्फ एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे सारा काम हो जाएगा। और उसके बैकग्राउंड में एक जो प्रोसेस चल रहा है ना पूरा, हमें वो पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ऑब्वियस है हमारा जो फ्रंट एंड है वो ऐसे रेंडर थोड़ी ना होगा, हमें फ्रंट एंड अपना रिएक्ट में ही करना है, ये कोर्स मर्ज स्टैक का कोर्स चल रहा है, हमें फ्रंट एंड रिएक्ट में ही बनाना है। बट आइडिया कह रहा हूँ कि क्या क्या होता है बैक एंड में हमारे पास, डन है, ओके है। और इस तरह से आप लोग क्या काम कर सकते हो, सेपरेट पेजेस बनाओ अपने और उन सबको इस तरह से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दोगे आप लोग, और फिर उनको इस तरह से रेंडर करो। आप ये एक पेज के अंदर जितनी फाइल्स होंगी, सपोज मेरा होम पेज है उसके साथ मैंने अपनी जेएस भी कनेक्ट की हुई है, तो मुझे उसका भी एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा यहाँ पे आके, वो फिर जाके उसकी भी एक इफ एल्स कंडीशन डालनी पड़ेगी, फिर तब जाके वो यहाँ पे काम करेगी। बहुत लंबा काम, बट इस तरह से हमें समझ आती है कि क्या क्या काम हो रहा है इसके अंदर, रिक्वेस्ट किस तरह से जा रही है, उसका रिस्पॉन्स किस तरह से आ रहा है हमारे सामने, ओके हो गया। जैसे कि एक तो मेरा बटन है ना यहाँ पे आके मेरी HTML के ऊपर मैं जा रहा हूँ, मेरी HTML, और इसको मैं क्या काम दे रहा हूँ, इसको मैं मेरा बटन दे रहा हूँ, इसके ऊपर मैं ऑन क्लिक का एक कीवर्ड ऐड कर रहा हूँ, मैं थोड़ी सी JS भी यहाँ पे आके लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑन क्लिक जैसे ही हो इसके ऊपर, तो आपने एक फंक्शन को रन करना है, चेंज टेक्स्ट, मैं अपना फंक्शन बना देता हूँ चेंज टेक्स्ट, सही है, और ये कॉल हो रहा होता है, ऐसे ही है ना। तो HTML में ऐसे होता था, रिएक्ट में हम लोग सिर्फ कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसको ऐड कर देते कर्ली ब्रेसेस के अंदर, बट प्योर रिएक्ट HTML के अंदर कुछ ये हो रहा होता था। अब आखिर आपने एक फाइल भी बना लेते हैं इसी के अंदर, index.js लेट्स सपोज, ठीक है, और उसके अंदर वो एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ मेरे बटन को, बटन की जरूरत नहीं है मुझे, क्या मैं मेरे पैराग्राफ को टारगेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो मैंने उसको आई थिंक कोई क्लास दी हुई है, नहीं दी हुई है, कोई बात नहीं, मैं तो अपना क्वेरी सेलेक्टर ऐड कर सकता हूँ और पैरा डायरेक्ट डाल सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ लेट करो मेरे पैरा इज इक्वल टू मेरा डॉक्यूमेंट डॉट करो मेरा क्वेरी सेलेक्टर, और क्या है वो है मेरा पैरा, मैं अभी कर लेता हूँ वो भी, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद इंडेक्स और इसको मैं इधर आकर लिंक करूंगा, स्क्रिप्ट एसआरसी डॉट स्लैश इंडेक्स डॉट जेएस, क्या कह रहे हो अर्षित, क्या है, हाँ पी, पैरा का पी होता है, वो टैग का हमने नाम बताया है इसको, ठीक है। पैरा हमने एक्सेस कर लिया, मैं कर सकता हूँ पी डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू कर दो रैंडम टेक्स्ट, ठीक है, और हाउ आर यू, हाउ आर यू, तो बाय डिफॉल्ट वहां पे आ रहा है लॉरेन इप्सम, कैसे क्लिक होगा तो ये चेंज हो जाना चाहिए, और ये फंक्शन के अंदर मैं रखूंगा ना, ये तो एक फंक्शन के अंदर मुझे रखना है, फंक्शन क्या है मेरा, चेंज टेक्स्ट शायद है ना, पैराम कोई जरूरत नहीं है, और इसको मैं ये दे देता हूँ, और एक मैं इसको ये भी पास कर देता हूँ यार, क्या कहते हैं, एक पैरामीटर पास करते हैं, प्योर जेएस के ऊपर मैं अब काम कर रहा हूँ, ठीक है, किस तरह से, नेम, एक नेम नाम से पैरामीटर पास करो, और मैं इसको जो है ना बैकटिक्स दे दूंगा अपने नेम, इसको बैकटिक्स देते हैं, और इसको बैकटिक्स देते हैं, रैंडम टेक्स्ट हाउ आर यू, ग्रीटिंग्स हाउ आर यू लिखते हैं, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, ग्रीटिंग्स हाउ आर यू बाय मेरा नेम, और इस नेम की जो इसका जो आर्गुमेंट होगा वो मैं यहाँ पे आके पास करता हूँ, मुझे पता है, ठीक है, बाय हारिस, ठीक है, ये हमने कर दिया, डन है, कर सकते हैं ऐसे, कोई मसला है यहाँ तक। इसको मैं अंदर जो है ना मुझे एरर दे रहा है, क्योंकि बाय भी एक डबल स्ट्रिंग है, डबल कोट है, अंदर भी डबल कोट है, तो ये हमें पता ही एरर दे देगा इस तरह से अंदर, इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, सिंगल कोट यूज कर लेते हैं। यहाँ तक पहले बताओ कोई मसला है किसी को, अगर हमने इसको लाइव किया होता ना यहाँ पे गो लाइव पर क्लिक करके, तब तो ये काम चल जाना था हमारा, क्लिक करते वैसे ही वो काम हो जाता था, बट अब हमारा ये जो फ्रंट एंड है ये रेंडर हो रहा है बैकएंड के थ्रू, ठीक है, ऐसे ही है ना। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पर और मैं अपनी जेएस के लिए भी एक चीज यहाँ पे रखूंगा, ठीक है, कॉन्स्ट मेरी स्क्रिप्ट के नाम से मैं एक चीज ऐड करूँ, वेरिएबल इज इक्वल टू रीड फाइल सिंक करो, और क्या है डॉट स्लैश मेरी टेम्पलेट के अंदर स्लैश मेरी इंडेक्स डॉट जेएस है, ऐसी है ना, स्लैश आएगा, ओके मैंने डॉट कर दिया, मैं इधर आकर स्लैश करूंगा, स्लैश, और सेकंड इसका होगा UTF-8, UTF-8 हो जाएगा, वापस से मैं इसको जो है एक और इफ एल्स कंडीशन अपनी डालूंगा यहाँ पे आके, स्टाइल के बाद एक और कंडीशन हो जाएगी मेरी, एक और एल्स इफ, अगर मैं रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल जो है वो इज इक्वल टू है किसके, मेरे स्लैश क्या नाम था मेरी इंडेक्स डॉट जेएस, ऐसे ही है, यही है, अगर ये है तो आप क्या काम करोगे, आप फिर रेस्ट डॉट एंड इस बार आकर करो मेरी स्क्रिप्ट को, कर सकते हैं ऐसे, मेरे वेरिएबल का नाम स्क्रिप्ट है, हो सकता है ऐसा,
जब ऐसा हो सकता है, अब अगर इसको दोबारा रीस्टार्ट करते हैं अपने सर्वर को, जरा चेक करते हैं CLS नोड मेरा server.js और एंटर, और एक बार आकर बस इसको रिलोड कर लो। ठीक है, ये चल गया, देख लो index.js भी आ चुकी है नीचे हमारी, और अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ओके है, प्रीव्यू में आएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, मतलब काम बन रहा है हमारा, रिक्वेस्ट जा रही है उसकी, वरना वो 404 का एरर आ रहा था हमारे पास। ऐसी है ना, काम बन रहा है। अब अगर आकर मैं क्लिक करता हूँ तो हाँ जी, रैंडम टेक्स्ट ग्रीटिंग्स हाउ आर यू बाय हारिस, काम मेरा प्रॉपर बन रहा है यहाँ पे आके। तो ये जो चीज है ना, इस तरह से क्या होता है, हम लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, उसका रिस्पॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉपर बैकएंड पर काम करते हैं। ये बहुत बेसिक बताया मैंने बैकएंड का, अभी बहुत बड़ी चीज है बैकएंड हमारे पास। ठीक है, याद है, बताओगे मसला? इससे और क्या है? हाँ, इससे ज्यादा आगे देखेंगे, दिखाऊंगा मैं आप लोगों को आगे। ठीक है, थोड़ी सी झलक झलक दे दूं मैं आपको। एपिसोड दिखाते हैं ना। ठीक है, मैं आपको दे देता हूँ उसका जो है ना ट्रेलर दिखाता हूँ अगले एपिसोड का, कि आप लोग को अगर ईमेल सेंड करनी हो तो आप लोग क्या काम कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं आपको दिखा देता हूँ यार, और बैच में हमारा ये काम चल रहा है, ईमेल वेरिफिकेशन। अगर जो है आप लॉग इन करते हो, और क्या होता है कि जैसे जो है यूजर सबमिट करता है उस आपके फॉर्म को, उसकी ईमेल के ऊपर एक मैसेज आना चाहिए वेरिफिकेशन के लिए। हमने काम किया था एक और बैच में, वो देखते हैं। ये काम मैं सारे यहाँ पे मैं करूंगा, लेकिन बहुत आगे की चीज है अभी। क्या है, हमारा जो था वो वन प्रोजेक्ट है। हाँ, ये फ्रंट एंड और बैक एंड हमने फ्रंट एंड रिएक्ट में बनाया था, और उसका बैक एंड जो है हमने बनाया था इधर एक्सप्रेस के अंदर, नोड और एक्सप्रेस के अंदर। मैं तो चेक करता हूँ कि इसके ऊपर हमने वो ईमेल वाला काम किया हुआ है कि नहीं, और आई थिंक हमने इसके ऊपर ईमेल वाला काम नहीं किया कि ईमेल सेंड हो जाए। हाँ, ये हमने काम इसके ऊपर नहीं किया हुआ कि यूजर रजिस्टर हो जाए सक्सेसफुली पहले तो। ठीक है, ये बैक एंड है और इसके ऊपर हमने ईमेल वाला काम ही नहीं किया हुआ, अभी नहीं है वो। आई थिंक वो दूसरे लैपटॉप में था, दूसरा लैपटॉप चेंज किया था मैंने, इसमें नहीं है वो। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा क्या वो भी कभी, और हम लोग करके देखेंगे। ये हो सकता है। उसके अलावा क्या चीज हो सकती है हमारे पास, उसके अलावा जो है हम लोग अपना कैप्चा ऐड कर सकते हैं। कैप्चा देखा है कभी किसी ने? क्या होता है वो कैप्चा? वो कहता है कि आर यू आर वोट, तो वोट तो नहीं हो, चेक करना होता है हमने उस चीज को। कैप्चा टेस्ट वही होता है। जैसे कि कुछ चीजें सारे काम बैकएंड के थ्रू होते हैं, फ्रंट एंड के साथ कोई काम ही नहीं, ये सारा बैकएंड है, सारा बैकएंड है ये। जो भी आप चीज देखते हो, लेट सपोज आप और क्या देखते हो बैकएंड के अंदर, जो फ्रंट एंड में एक लेम यूजर जिसको कुछ आइडिया नहीं, वो क्या क्या चीजें देख रहा होता है, वो देखता है कि यार ईमेल गई है उसको, और उसके अलावा वो ये चीज देखता है कि उसको वैलिडेशन मिल रही है। अगर उसने एक फॉर्म की एक फील्ड फिल नहीं की है, उसको वहीं पे वैलिडेशन मिल रही है। बैकएंड में वो वैलिडेशन हो रही होती है, फ्रंट एंड में वो सिर्फ यूजर को शो हो रही होती है, बैकएंड में उसका सारा काम है, वैलिडेशन भी बैकएंड की है, फ्रंट एंड का पार्ट ही नहीं है। नहीं, ठीक है, हर एक चीज बैकएंड मैनेज करता है, फ्रंट एंड का कोई ज्यादा काम है वो सिर्फ इसलिए है यूजर को शो करवा दो। मेरी मर्जी में यूजर को शो ना करना। लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने बैकएंड में जो है ना एक वैलिडेशन डाली हुई है कि ना मेरा जो फॉर्म है उसके अंदर आपने नेम जो ऐड किया, आपने उसको ऐड करना है। अगर आपने ऐड नहीं किया ना तो ऐसे ही वो आप रेंडर हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं उसको वैलिडेशन बैकएंड में मैंने ये सेट की हुई है कि आपके कैरेक्टर्स जो है ना 20 कैरेक्टर से ज्यादा आपने नेम नहीं डालना। और अक्सर ऐसा होता है, ऐसी है ना। इसके पीछे कोई रिक्वायरमेंट है? तो क्या होता है अगर मैंने बैकएंड के अंदर ये काम नहीं किया हो, बैकएंड के अंदर किया हो, फ्रंट एंड में ना किया हो, तो क्या हो, यूजर आता है और वो 30-40 लेटर्स का एक अपना नाम लिख देता है, लेट्स सपोज दिखता है वो, और वो सबमिट करने की कोशिश करके जैसे वो सबमिट करता है, मैंने फ्रंट एंड में उसको कोई वैलिडेशन शो नहीं करवानी है। अगर मैं नहीं करवाता, जैसे वो सबमिट करेगा उसका पेज वापस ब्लैक हो जाएगा, वो समझेगा अच्छा डेटा सेव हो चुका है जाके वहां, ऐसे ही समझेगा वो। मैं अगर एक लेम यूजर हूं, मुझे कोडिंग का कोई आइडिया नहीं है, मैं आकर एक फॉर्म सबमिट करता हूँ, मैं जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सारी की सारी चीजें ऐड करता हूँ, जैसे सबमिट करता हूँ इन सब चीजों को, क्या होता है मेरा वापस सारी की सारी फील्ड एम्प्टी हो जाती हैं। ऐसे ही होता है ना। मुझे लगता है कि हाँ यार अच्छा ये डेटा जाके उनकी उनकी एप्लीकेशन का डेटा सेव हो गया होगा, उनकी डेटाबेस में ये डेटा जाकर सेव हो गया होगा, ये सोचूंगा मैं वहां पे जाके। पर क्या हो उसने बैकएंड में ये वैलिडेशन डाली हो कि 20 कैरेक्टर से ज्यादा आप ऐड ही नहीं कर सकते अपने नाम को। फ्रंट एंड में सारी इनपुट फील्ड्स एम्प्टी हो गई, मुझे लगा डेटा ऐड हो गया, बैक एंड उसने वैलिडेशन डाली हुई थी, ऐड ही नहीं हुआ मेरा डेटा, मैं लॉग इन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि डेटा ही ऐड नहीं हुआ उसको मेरा उसके पास। तो इसलिए फ्रंट एंड होता है सिर्फ और सिर्फ यूजर को चीज शो करवाने के लिए, सारा काम बैक एंड मैनेज कर रहा होता है। तो वो भी तो हम मेंटल कर सकते हैं। क्या मतलब? वो शो करते हैं। कर सकते हैं, वही तो बात करूं कि फ्रंट एंड में करना जरूरी है ताकि यूजर के साथ इंटरेक्ट हो सके बंदा कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। अगर उसने 20 कैरेक्टर से ज्यादा ऐड किए हैं तो हमें बता देता है कि इतने से कैरेक्टर से ज्यादा आप ऐड कर ही नहीं सकते हो। अगर मैं ना करूं तो यूजर तो ऐसे ही सबमिट कर देगा ना,
और उसको लगेगा डेटा सेव हो चुका, मेरे पास डेटा पहुंचा नहीं एप्लीकेशन के अंदर। वो फ्रंट एंड का पार्ट होगा, बैक एंड में डेटाबेस की बात कर रहा हूँ मैं, डेटाबेस में किस तरह सेव होगा, उसमें वैलिडेशन की बात कर रहा हूँ। तो वो सिर्फ यूजर को शो करवाने के लिए है, उनका डेटाबेस के साथ कोई काम ही नहीं। ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे, यानी कि अगर वो 30 से ज्यादा लोगों का ऐड कर देता है रिकॉर्ड, हाँ, और हम लोगों से वो सबमिट भी कर देता है, सबमिट करने से हम लोग कहते हैं कि अगर तो 30 से ज्यादा बढ़ा है तो उसका जो मैसेज है उसे अलर्ट करवा देंगे। आपको दूसरा कोड दिखा देता हूँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, बैकएंड की बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, और फ्रंट एंड की क्या बात कर रहा हूँ मैं। इसको खोलते हैं और इधर आकर हम लोग करते हैं अपना मर्ज प्रोजेक्ट, वही इसको ओपन विद कोड करते हैं। और जरा चेक करो, इसमें मॉडल्स बने हुए हैं, कंट्रोलर्स बने हुए हैं, सारी चीजें बनी हुई हैं, और ये चीजें क्या है आपको आगे जाके पता चल जाएंगी। अब इन पर फोकस ना करो, सिर्फ डेटाबेस के ऊपर जा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये एक डेटाबेस का सारा हमने बताया कि किस तरह से आप डेटाबेस को लिंक करते हो। मॉडल के ऊपर मैं जा रहा हूँ, यूजर मॉडल। इसमें क्या क्या चीज मैंने उसको बोली है, मेरी जो फ्रंट एंड के ऊपर मुझे फील्ड दिखेंगी ना, वो नेम, ईमेल और पासवर्ड होगा। ये यूजर को करने के लिए रजिस्टर, नेम डालेगा, अपनी ईमेल डालेगा, अपना पासवर्ड डालेगा, और उसको उसकी टाइप दी है कि स्ट्रिंग होंगी, सारी सारी की टाइप्स, ठीक है। नंबर ऐड कर सकते हैं, पर वो एक डबल कोट के अंदर होगा तो वो एक स्ट्रिंग ही हो जाएगी, पासवर्ड भी इस तरह से होगा। बट हम लोग इसके अंदर वैलिडेशंस कुछ ये ऐड कर सकते हैं इस तरह से, इसको इसके अंदर ऐड करो, और उसके बाद इसकी टाइप हम लोग दे देते हैं कॉलन, टाइप कॉलन कॉमा, ताकि डिफरेंशिएट हो जाए, टाइप कॉलन स्ट्रिंग। उसके बाद रिक्वायर्ड की एक चीज होती है हमारे पास, रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। यूजर को ये चीज ऐड करनी ही करनी है, अगर वो नहीं करेगा तो बैकएंड में वो डेटा सेव ही नहीं होगा, सारा का सारा डेटा सेव नहीं होगा। उसके बाद मिन लेंथ के नाम से एक चीज होती है, मिन लेंथ आप देते हो इसको, लेट सपोज कोई 3 नाम, क्योंकि अली आई थिंक सबसे छोटा नाम होता है, ऐसे ही मैं इसको 3 देता हूं। अगर वो 3 से भी कम डाल दे, कोई 2 लेटर का ऐड करते हैं, कोशिश करता है, मैंने बैकएंड में वैलिडेट किया वो इस चीज को कि 3 होने चाहिए मिनिमम लेंथ, वो फ्रंट एंड में 2 लेटर्स ऐड करता है, सबमिट करता है, उसकी नजर में सबमिट हो गया, बैकएंड में पहुंचा ये अलर्ट देना ही देना है, वो फ्रंट एंड से वो देंगे। फ्रंट एंड में उसको शो करवाना ही करवाना। और अगर हम लोग बैकएंड में ये चीजें नहीं करेंगे तो बैकएंड में भी स्टोर हो जाएगा। हाँ, बैकएंड में अगर ये काम नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है वैलिडेशंस करना। हाँ जी। इंपॉर्टेंट क्यों है, हाँ, अगर यूजर थोड़ा सा सियाना हो, वो आके हमारी इनपुट फील्ड्स के अंदर जो है कोई स्क्रिप्ट ऐड कर सकता है, अपना कोई कोड ऐड कर सकता है, क्योंकि अगर हमने उसको ये नहीं बोला कि मिनिमम लेंथ या मैक्सिमम लेंथ कितनी हो, वो 1000-2000 वर्ड्स का लेटर्स का वहां पे अगर ऐड कर देता है अपना कोड, वो आके मेरी डेटाबेस को क्रैश कर सकता है, मेरी डेटाबेस को हैक कर सकता है, अगर मैंने वैलिडेट नहीं किया होगा तो। हो सकता है ना ऐसा, तो क्योंकि जैसे वो अपना सारा का सारा कोड उस फील्ड के अंदर ऐड करेगा, सबमिट करेगा, मैंने तो लॉजिक बैकएंड में पर ये डाला हुआ है ना कि जैसे वो सबमिट करे उसका सारा डेटा मेरे पास सेव हो जाए डेटाबेस में। उसने ऐसा कोड किया कि वो सारा का सारा 1000 का कोड उसके अंदर लिखा फील्ड के अंदर, उसका कोड ऐसा है कि वो जो है मेरी डेटाबेस का सारा डेटा जो है ना पब्लिकली विजिबल कर सकता है, या मेरी जो डेटाबेस उसको क्रैश कर सकता है। अगर मैंने बैकएंड में वैलिडेट नहीं किया उस चीज को, तो क्या काम करेगा, आएगा मेरे बैकएंड में, सारी डेटाबेस मेरी क्रैश कर जाएगा। और ऐसा होता है, यूजर्स ऑब्वियस हर बार यूजर लेम नहीं होता है, सियाने होते हैं यूजर्स, वो कर जाते हैं ऐसा कहते हैं, तो फिर उनके लिए वैलिडेशन जरूरी है। मेन चीज बैकएंड में वैलिडेशन है, फ्रंट एंड में बस यूजर को शो करवाना ना हम लोगों ने, मेन चीज तो बैकएंड का काम है कि वो बैकएंड में हमारे पास पहुंचे ही ना अगर वो कोई गलत चीज है तो, ठीक है। अब ऐसे जैसे मेरे साथ हुआ था, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था कुछ ऐसे, आई थिंक 2 से 3 साल की बात है, 2 से 3 साल पहले की बात है, एक मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था व्हाट्सएप पर। वहां पर क्या हुआ, एक वो मेरी था हैकिंग के हवाले से था ग्रुप वो, तो मैंने जब उसको ज्वाइन किया हुआ था, उसके अंदर जो है ना एक मैसेज आया, एक फाइल आई उसके अंदर, तो वो फाइल जो थी ना .exe की फाइल मुझे थी, मुझे आइडिया था कि नहीं यार इस फाइल में तो कुछ मसला है, जैसे कोई इसके ऊपर क्लिक करेगा ना तो वो इसका हैक हो सकता था, सेलफोन वगैरह या कुछ उस तरह का काम हो सकता था, क्योंकि उसके अंदर सारा कोड हुआ है, .exe की फाइल कुछ इस तरह का काम कर जाती है हमारी, ठीक है। तो मैंने जब उस .exe देखी ना, तो मैंने कहा कि नहीं ये इसने कुछ पंगा डाल दी है। एक ना ग्रुप के अंदर एक लड़का था ना, उसने ये काम किया, मुझे पता चल गया कि नहीं ये पंगा है, इसको क्लिक नहीं करना है, जैसे क्लिक होगा क्या होगा, मैं उसके वायरस के अंदर चला जाऊंगा, ऑब्वियसली जब मैं उसके वायरस के अंदर चला जाऊंगा, मेरा डेटा उसके पास जा सकता है। तो इस तरह की जो चीजें है ना, हर बार यूजर लेम होने नहीं वाला है, आपको अपने आप को सेटल करना पड़ेगा।
अपनी एप्लीकेशन को सेटल करना पड़ेगा। अगर कुछ टाइम जो आप बाहर जाके जो आपकी एप्लीकेशन जो है कुछ ज्यादा ग्रो कर जाती है, और जब वो बाहर के मुल्कों में भी चली जाती है, तो वो तो पहले बड़े सियाने होते हैं, तो वो कुछ ऐसे वो तो जाते जाते ऐसे काम कर देते हैं। पाकिस्तानी से और ज्यादा खतरा होता है ना, कि वो तो फिर ऐसे ही शुगर मेले के लिए कर देते हैं। तो इसलिए तो इसलिए जो है ना, तो बस इसलिए ये सारी चीजें वैलिडेशन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। करवाऊंगा आगे जाके वैलिडेशन बैक एंड की किस तरह से होती हैं, ठीक है। इसको कंट्रोल जी कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट वैसा था, मैंने इसके अंदर वैलिडेशन ऐड नहीं की हुई है, ठीक है। लॉगिन सिस्टम है ये, लॉगिन किस तरह से करना है यूजर में, बैक एंड के अंदर सारा लॉगिन हो रहा है। सर वो जो मैंने पूछना था कि सर्च बार में ये हाँ मतलब सर्च बार तो इनपुट का टाइप होता है, और क्या होता है सर्च बार? इनपुट का टाइप, इनपुट की टाइप होती है सर्च, और क्या? ये जो गूगल के अंदर दिया है इसके अंदर कुछ जो वर्ड लगने से लगा दो, वो सर्च नहीं होती, वो फिल्टर हो रहा होता है भाई। फिल्टर फिल्टर हमने देखा था कि एक पूरे डेटा में से कुछ स्पेसिफिक चीजें हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। फिल्टर यही होता है। वो क्या काम करता है, गूगल के ऊपर भी ये कुछ इस तरह की चीज हो रही होती है। ब्राउजर में आओ अपने, मेरा जो ब्राउजर है वो है कुछ ये, इधर आओ, यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ मेरा एज। पूरे इंटरनेट के ऊपर जितना भी डेटा पड़ा हुआ ना, उसमें से जितनी भी चीजें एज से स्टार्ट हो रही है वो मुझे शो करवाएगा यहाँ पे आके। कैरेक्टर्स का उसने फिल्टर कहते हैं, कैरेक्टर की बेस पे फिल्टर करो। स्टार्ट्स विद के नाम से एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट के अंदर ही, स्टार्ट्स विद, वो हम लोग यूज करते हैं कि हमारा कैरेक्टर जो स्टार्ट जैसे होता है, हम लोग उसको बोलते हैं कि अगर किसी एक इस लेटर से स्टार्ट होता है, आपने वो वाला डेटा फेच करके देना उस चीज को। ऐसे समझो कि इंटरनेट का पूरा डेटा एक एरे के अंदर स्टोर है, जो कैसे होता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। पूरा इंटरनेट का डेटा एक एरे के अंदर स्टोर है, और उस एरे को फिल्टर का मेथड अप्लाई होगा जैसे, और ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ऑन चेंज के इवेंट के ऊपर, क्योंकि मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और चेंज का इवेंट लग रहा है यहाँ पे आके, कि जैसे कोई भी यूजर आकर चेंज करता है अपने कैरेक्टर को, उसकी बेसिस पर जो है नीचे से डेटा फिल्टर होकर आ जाता है। ये होता है सारा। तो ये फिर मैंने आपको दिखाई तो हुई है। ये मेरे एक स्टूडेंट ने ही बनाई थी, कैसर है, A9 बैच आई थिंक था मेरा, उसके अंदर उन्होंने ये बनाई थी, मैंने उनको ये टास्क दे दी, उन्होंने बना दी थी एप्लीकेशन। ये वाला सारा उन्होंने सिस्टम ऐड किया था इसके अंदर। ये कैसे माउस है ना, जैसे मूव करोगे अपने कर्सर को, जहां जहां कर्सर को मूव करोगे वहां वहां क्या होगा, ये चीजें वो अपना आपका पिछला वो वैम टाइप का जो इफेक्ट है वो मूव करता आ जाएगा, जहां जहां मैं इसको लेकर किया गया है, उठाया है, ये पूरे पेज के ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है। और ये उसने स्नेक टाइप का एक एनिमेशन डाल दी, इसके ऊपर जितने भी कार्ड्स हैं ना, वो सारे इस तरह से मूव करते जाएंगे, उनके ऊपर ये वाइब्रेशन उसने किया। ये है सारी चीजें, ये फिक्स है ना यहाँ पे, क्योंकि इस पर क्लिक करेंगे तो एक साइड बार शो होगा, ये निकल के आएगा, नैब बार के सारे ऑप्शंस ये हैं। इसके ऊपर होवर करोगे तो बैकग्राउंड में आएगा हीट वेव, जैसे इसके ऊपर होवर करोगे, इसके ऊपर होवर करोगे तो बैकग्राउंड में आएगा, ये एक ड्रॉप डाउन आएगा होवर के ऊपर। सर्विसेज के ऊपर होवर करोगे तो बैकग्राउंड में सर्विसेज लिखा हुआ आ जाएगा, एक ड्रॉप डाउन आएगा। वर्क के ऊपर करोगे बैकग्राउंड में वर्क आ जाएगा। टेस्टिमोनियल्स के ऊपर करोगे तो बैकग्राउंड में टेस्टिमोनियल्स आ जाएगा। कुछ ये चीजें हैं, और ये बंद भी होता है यहाँ से बस, ठीक है। अच्छा, ये तो कुछ इस तरह की चीजें हैं। ये तो यार फ्रंट एंड तो हमारे डिजाइनिंग का सारा पार्ट है ना, ऐसे समझो फ्रंट एंड सिर्फ डिजाइनिंग के लिए है, मेन चीज हमारी बैक एंड है। आप लोग चेक करो ना, तो बैक एंड की एक जो बैक एंड का डेवलपर होता है, कह लो कि नोड जेएस एक्सप्रेस का, पीएचपी लारावेल का, पाइथन जेंगो का, फ्लास्क का, इनके जो डेवलपर्स होते हैं इनका स्कोप ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू रिएक्ट डेवलपर हो गया, एज कम्पेयर टू एंगुलर डेवलपर हो गया। फ्रंट एंड का उतना काम नहीं, बैक एंड का ज्यादा काम, लेकिन उसकी हवाले से बैक एंड का काम मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू फ्रंट एंड का काम, ठीक है हमारी प्योर यहाँ पर जावास्क्रिप्ट थी, पर थोड़ा सा इसमें इशू हो जाता है हमें, सिंटैक्स वही होते हैं बट चीजें कुछ और नहीं निकल कर आ जाती हैं, बस ये इसमें कुछ जावास्क्रिप्ट और नोड.जेएस और एक्सप्रेस। और पता है आप लोगों को कि एक्सप्रेस को भी लोग यूज नहीं करते। अब अगर आप जाते हो ना किसी इंटरनेशनल मार्केट में, वो प्योर एक्सप्रेस को पर काम नहीं कर रहे होते, एक्सप्रेस के साथ एक फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। अब मैं जो ना, मैं एक कंपनी में पहले काम कर रहा था, कोड अपस्किल नाम से कंपनी है, तो वहां पर जो है मैं रिमोट काम कर रहा था, रिमोटली। तो वहां पर जो है वो मर्ज स्टैक यूज कर रहे थे, बट वो मर्ज स्टैक के अंदर रिएक्ट और नोड.जेएस, प्योर नोड.जेएस और एक्सप्रेस को यूज नहीं कर रहे थे, वो यूज कर रहे थे मर्ज स्टैक के अंदर रिएक्ट के साथ नेक्स्ट जेएस एक फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट जेएस वो यूज कर रहे थे। और बैकएंड में एक्सप्रेस का एक फ्रेमवर्क है नेस्ट जेएस,
वो यूज कर रहे थे। फ्रेमवर्क के भी आगे एग्जैक्टली फ्रेमवर्क से भी और फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे नेस्ट जेएस जो है ना, ये भी फ्रेमवर्क है नेस्ट जेएस ये है हमारे पास एक नोड जेएस का फ्रेमवर्क है ये, ठीक है। क्लिक करो, वो मेरी काम पे थी इसके ऊपर, और मैं भी आजकल जो मैं अगर प्रोजेक्ट पकड़ता हूँ तो वो भी मैं इसी के ऊपर पकड़ता हूँ, प्योर एक्सप्रेस के ऊपर मैंने काम करता हूँ, क्योंकि भले ही एक्सप्रेस का बहुत ज्यादा डिमांड है बट मसाइल भी बहुत है। तो वो सारे मसाइल, अगर एक कोई चीज है ऑब्वियस है उसका ऑल्टरनेट तो होता ही है, उससे बेहतर चीज निकल कर आई जाती है हमेशा हमारे सामने, तो ये उसका है नेक्स्ट जेएस जी। और इसी तरह से नेक्स्ट जेएस है वो फ्रंट एंड के लिए होती है, नेक्स्ट जेएस। क्योंकि जो है हमारे पास जो रिएक्ट है वो आपको मैंने बताया था वो लाइब्रेरी है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, ठीक है। रिएक्ट जेएस वो हमारी लाइब्रेरी होती है, तो जो लाइब्रेरी का उन्होंने ये फ्रेमवर्क निकाला नेक्स्ट जेएस। एग्जैक्टली गुड, हाँ इसी के अंदर एसटी के पहले बना होता है, इसके अंदर लाइक आपका वो बाय डिफॉल्ट ही रिएक्ट आउटर डॉम बना हुआ है, आपको खुद इसमें बनाने की जरूरत नहीं है। आप रेकमेंड करते हैं और मैं तो करूंगा, मैंने आई थिंक पहले बताया हुआ है कि जैसे आपकी थोड़ी अच्छी ग्रिप हो जाए रिएक्ट के ऊपर, आप मूव कर जाना नेक्स्ट के ऊपर जाकर आगे, बट ग्रिप अच्छी हो पहले रिएक्ट के ऊपर आके हमारी, उसके बाद ठीक है। पहले कोई 1-1.5 साल तक काम करो इसके ऊपर रिएक्ट के ऊपर जाकर, ताकि आपको पता हो, क्योंकि नेक्स्ट जो है ना उसका फ्रेमवर्क है, तो सारे लॉजिक रिएक्ट वाले ही यूज होने हैं, थोड़ी बहुत चेंजिंग है पर मोस्टली उसी के लॉजिक्स हैं, ठीक है। चलें जी, हमारी बात जहां से निकली थी ये थी कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस, पूरा बैकएंड रिक्वेस्ट और रिस्पांस पर बेस करता है, और कोई काम नहीं इसका, लिटरली और कोई काम नहीं है, पूरा बैकएंड इसी के ऊपर बेस करता है। अब इसी को जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ लो वो आपकी मर्जी है, बस है सारा रिक्वेस्ट और रिस्पांस, ठीक है। अब यहाँ तो पहले बताओ मुझे किसी को कोई मसला है? हमारी ये चीजें हो गई हैं कि किस तरह से जो है हम लोग अपना सर्वर बना सकते हैं और किस तरह से अपने सर्वर को लिसन करते हैं, उसके बाद जो है किस तरह से लोग अपनी फाइल का डेटा को रीड करते हैं, एचटीएमएल की फाइल को या सीएसएस या जेएस किसी की भी। अब हमारे पास जितने भी पेजेस हो सकते हैं लाइक अबाउट का पेज, सर्विसेज का पेज, और जितने भी पेजेस हैं हमें सभी को एक पहले बनाना पड़ेगा, फिर सभी को इस तरह से एज एन वेरिएबल ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे आके, फिर उनके लिए सेपरेट फर्स्ट कंडीशन डालनी पड़ेगी हमें। तो ये जो काम है ये कुछ हिस्सा से हो रहा होता है, आपने ये काम देख लेना है, इजी है, इसमें कोई मसला नहीं है, या है कोई मसला इसमें? ठीक है, तो बस इस तरह चेक करें, बाकी इंशाल्लाह हम लोग क्या काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में से हम लोग अपने एक्सप्रेस को स्टार्ट करेंगे, नोटजेस और एक्सप्रेस एक साथ हम होंगे हमारे, ओके है। कोई मसला इसके अंदर है तो मुझे वो आपने बताना है, रिकॉर्डिंग जो है वो मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे आके। बैकएंड